आज सुबह सुबह ऑफिस जाते हुए जैसे ही राघव की नज़र कैलेंडर पर पड़ी तो आज की तारीख देखकर एक बार उसके मन में जैसे कुछ छन्न से टूट गया हो। आज 9 जनवरी थी और आज ही उसकी पूरी दुनिया 1 साल के अकेलेपन की बरसी मना रही थी। जूही को उसके जीवन से गुजरे आज पूरा 1 साल हो गया था। जूही उसकी पत्नी थी। आज भी तो यह सामाजिक रिश्ता कायम था। कानून और समाज की नज़र में जूही और राघव आज भी शादी के बंधन में बंधे थे, लेकिन सिर्फ नाम के लिए यह रह गया था। जूही को उसकी जिंदगी से गए लंबा वक्त हो गया था। खुद को इस विवाह रूपी बंधन से आजाद करने की कोशिश न तो जूही ने की थी और न ही राघव ने की थी। इस मैटर को आगे बढ़ा पाया था। दिमाग में उमड़ते इन पुराने दिनों के चक्रवात ने राघव के जिस्म को अपने शिकंजे में जकड़ लिया। राघव ने अपना लैपटॉप, बैग और मोबाइल उठाकर कमरे की मेज पर रखा और फिर अपनी नौकरानी शांति को 1 कप कॉफी बनाने की हिदायत देता हुआ अपनी अलमारी की ओर बढ़ता चला जाता है। वह जानता था कि अब उसका मन उस सुविधायुक्त कमरे में नहीं लगेगा। उसने अलमारी खोलते हुए उस नीले कवर वाले लिफाफे को बाहर निकाला। कवर में आज भी खूबसूरत लफ्जों में राघव लिखा हुआ था। वही लेटर्स वाली लिखावट जो जूही की खास पहचान थी। उसमें लिखा था कि राघव, इन खाली पन्नों पर आज अपने उन जज्बों को उकेर कर जा रही हूँ जिन्हें शब्द देने से न जाने क्यों मेरे हाथ कांपते थे। आज जब चिट्ठी तुम्हें मिलेगी, मैं तुम्हारे इस दुनियावी आडंबरों से भरे जीवन से बहुत दूर जा चुकी होंगी, लेकिन चलने से पहले तुमसे चंद बातें कर लेना जरूरी है। जानते हो, कल रात मुझे फिर भी वही सपना आया। तुम मुझे अपने दफ्तर की किसी पार्टी में ले गए हो। सपने में जाने पहचाने लोग हैं, परस्पर अभिवादन और बातचीत हो रही है कि अचानक सबके चेहरे पर देखते ही देखते एक भयानक हंसी आ जाती है। उन सभी के उस भयानक हंसी की राजसी में बदल जाती है। धीरे धीरे वे सभी भयानक अंदाज में हंसने और चिल्लाने लगते हैं। और तब एक और भयानक बात होती है। उन खतरनाक आवाजों और हंसी के भीतर घृणा में लिपटा हुआ डरावना चेहरा नजर आने लगता है। तुम्हारे सिर पर 2 सींग उग जाते हैं, जैसे तुम न होकर कोई भयानक यमदूत हो। जनवरी के उस सर्द रात में भी मैं पसीने से तरबतर थी। जब मैं अपने सपने का जिक्र करती तो तुम उसे मेरे दिमाग में पनप रही कुंठा को संज्ञा देते थे। विडंबना यह है कि मेरी तमाम कुंठियों के जनक तुम ही तो थे। मुड़कर देखने पर लगता है कि मामूली सी बात थी। मेरे शरीर पर कभी जो वह कुछ एक्स्ट्रा वजन ही तो था, लेकिन तुम्हारे उस यमदूत रूप के जड़ में मेरा यह बढ़ा हुआ वजन ही तो था। लेकिन क्या बात वाकई इतनी मामूली सी थी। तुमने तो आइसबर्ग देखा है, उसका केवल थोड़ा सा हिस्सा पानी की तरह ऊपर दिखता है। यदि कोई अनाड़ी देखे तो लगेगा जैसे छोटा सा बर्फ का टुकड़ा पानी की तरह पर तैर रहा है। अब आइसबर्ग का असली आकार तो पानी की सतह के नीचे तैरता होता है, जिससे टकराकर बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं। आंखों में पनप रही उस नमकीन झील को काबू में करते हुए राघव सोचने लगा कि सच वह कितना गुस्सैल हो गया था। बात बात पर चिढ़ना और जूही पर अपना सारा गुस्सा उतारना उसका रोज का रूटीन बन गया था। शुरुआत में ऐसा नहीं था। जूही और उसका वैवाहिक जीवन खुशहाल था, लेकिन धीरे धीरे काम के भार और सहकर्मियों के साथ व्यावसायिक प्रतिद्वंदित के चलते वह इतना परेशान हो गया था कि अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन वह जूही पर उतारने लगा था। राघव खत का बचा हिस्सा पढ़ने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था, लेकिन वह जानता था कि जूही के उन सिसकते लफ्जों की मार सहना ही उसे सजा है। इसलिए उसने आगे पढ़ना शुरू किया। 8 महीने पहले करवाए ब्लड टेस्ट में ही तो पता चला कि मुझे हाइपोथायराइडिज्म है। इसमें न चाहते हुए भी वजन का बढ़ना तो लाजिम है। क्या इसमें मेरा अपना कोई कसूर है? खत में जूही ने आगे लिखा था। भद्दी बदसूरत कही कि तुम गुस्से से पागल होकर चीख रहे होते हो। शायद मैं तुम्हें शुरू से ही भद्दी लगती थी, बदसूरत लगती थी। मेरा मोटापा तो एक बहाना था। शायद यही वजह रह गई होगी कि तुम्हें मेरी हमेशा हंसने और खिलखिलाने की मामूली सी आदत भी असहनीय लगती थी। जब हम किसी से चिढ़ने लगते हैं, नफरत करने लगते हैं, तब उसकी हर आदत हमें बुरी लगने लगती है। यदि तुम्हें मुझ पर प्यार होता तो शायद तुम मेरे मोटापे को नज़रअंदाज कर देते, लेकिन तुम अक्सर किसी न किसी बात पर अपने विष मुझे बाणों से मुझे बेधते रहे।
सच्चाई तो यह है कि शादी के बाद से अब तक तुमने अपनी एक भी आदत, सिगरेट पीना, शराब पीना, रात में देर तक कमरे की बत्ती जलाकर काम करते रहना नहीं बदली। केवल मैं ही बदलती रही, तुम्हारे हर पसंद के लिए, तुम्हारी हर खुशी के लिए। जो तुम खाना चाहते थे, घर में केवल वही चीजें बनती थी जो तुम्हें अच्छा लगे। मुझे वही करना था जो तुम्हें पसंद हो, मुझे वही कहना सुनना था। जैसे मैं नहीं रह रही थी, केवल तुम्हारा विस्तार भर थी। राघव के दिल दिमाग में जैसे किसी ने ढेरों कांटों चुभा दिए थे, लेकिन उस पीड़ा को भोगना चाहता था। तो आज जूही को उसके वजूद को फिर से महसूस करना चाहता था। अब वह खत आगे का हिस्सा पढ़ने लगा। उसमें लिखा था, खाना मैं बनाती थी, कपड़े लत्ते मैं धोती थी, बर्तन मैं साफ करती थी, झाड़ू पोछा मैं लगाती थी। तुम तो रोज ऑफिस से आकर आज बहुत थक गया हूँ कहते और टांगे फैलाकर बिस्तर पर लेट अपना पसंदीदा टीवी प्रोग्राम चला लेते। एक गिलास पानी भी तुम खुद उठकर नहीं ले सकते थे। सिर्फ थकते तुम थे, शिकायत सिर्फ तुम करते थे, उल्हाने सिर्फ तुम दे सकते थे। बुरी सिर्फ मैं थी, कमियां सिर्फ मुझ में थी, दूध के धुले अच्छाई के पुतले सिर्फ तुम थे। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं चाहा था। एक पत्नी अपने पत्नी से जो चाहती है, मैं भी केवल उतना भर ही चाहती थी। काश तुम मुझे थोड़ा प्यार दे पाते, घर के कामों में मेरा थोड़ा हाथ बटाते, अपनी किसी प्यारी अदा से मेरा मन मोह लेते। असल में तुमने मुझसे कभी प्यार किया ही नहीं। मैं केवल घर का काम करने वाली मशीन थी, घर की नौकरानी थी। इसे रात में तुम्हारी खुशी के लिए बिस्तर पर रौंदा जाता था। बिस्तर और रसोई के गड़ी से परे भी स्त्री होती है, यह बात तुम्हारी समझ से बाहर थी। लेकिन इस सब के बावजूद मेरे हाल ही में बढ़े गए वजन से इतनी परेशानी के बाद भी मेरे चेहरे पर हमेशा खिलती मुस्कान से तुम्हें चिढ़ थी। पर उस बेवजह तनाव का क्या, उन यातना भरे भारी दिनों का क्या, उन परेशान रातों को क्या जो मैंने तुम्हारे साथ किसी मुजरिम की तरह गुजारी है। तुम चाहते थे कि मैं अपनी बिगड़ रही फिगर पर शर्मिंदा रहूं। क्यों? क्या शरीर के भूगोल में जरा सा भी फेरबदल हो जाना कोई अपराध है जो तुम मुझे सजा देने पर तुल रहे? राघव, तुम जानते हो तुम्हारे चेहरे पर भी एक मस्सा उगा हुआ है। मैंने तो कभी इस बात पर ऐतराज नहीं किया। वहाँ वह मस्सा क्यों है? मैंने तो कभी यह नहीं कहा। उस मस्से की वजह से तुम बदसूरत लगते हो। असल में तुम्हारे लिए मेरा मोटापा मुझे नीचा दिखाने का बहाना भर था। अब जबकि मेरा थायराइड काबू में है और अब मैं पहले से काफी बेहतर भी दिखने लगी हूँ, तो अब तुम्हें मुझसे कोई लेना देना नहीं है। तुमने एक बार भी नहीं कहा कि मैं तुम्हें कैसी लगती हूँ। जानते हो राघव, घीड़ा का बरगद जब फैलने लगता है तो उसकी जड़ें संबंधों की मिट्टी में बहुत गहरे तक अपने पांव पसार लेती है। पता नहीं मैं इतने साल तुम्हारे साथ कैसे रह गई, अपना मन मारकर, अपना वजूद मिटाकर। पर अब बहुत हो गया। मुझे तुम्हारे हाथों पिटना मंजूर नहीं है। मेरे वजूद को हर एक कदम पर इस तरह और जलील होना मंजूर नहीं है। तुम एक बीमार मानसिक अवस्था में हो और मुझे अब इस मानसिक अवस्था का हिस्सा और नहीं बनना है। हमारे पास जीने के लिए एक ही जीवन होता है और मुझे अब वो घुट घुट कर नहीं जीना। आज मैं स्वयं को तुमसे मुक्त करती हूँ। हाँ, एक बात और, मुझे अपने चेहरे पर हमेशा खिलती हुई यह मुस्कान बेहद अच्छी लगती थी और ये सभी लोग अच्छे लगते थे जो मेरे बड़े हुए वजन के बावजूद मुझे चाहते थे, मुझसे प्यार करते थे। प्यार जो तुम मुझे कभी नहीं दे सके। जूही अपने हाथ में सिहरते हुए उस खत को राघव बहुत देर तक थोड़ा थामे रहा। इस एक साल ने उसे बहुत कुछ सिखा दिया। पत्नी केवल शोपीस नहीं होती है, वह जीवन का अभिन्न अंग होती है। एक साल में शालिनी डिसूजा, वह विदेशी कैथी जो इंटरबर्न आई थी, आदि ने उस पर डोरे डालने चाहते थे। कुछ रात भर साथ भी रही, पर वह किसी को मन न दे सका। न शरीर बिस्तर पर पहुंचते वह ठंडा पड़ जाता। रात को साथ खाना खाते खाते जब किसी का फोन आ जाता तो वे लड़कियां उगता जाती, जबकि जूही ने रात को बिस्तर पर न कोई मांग की, न उससे फोन से शिकायत की। पिछले एक साल भर से उसने बहुत बार यह सोचा था कि वह जूही को फोन करेगा, उसे अपनी गुनाहों के लिए माफी मांगेगा, लेकिन अब वह इंतजार नहीं। आज वह उसे
बताना चाहता था कि मैं अपनी गलतियों का एहसास, आज वह उसे बताना चाहता है कि उसे अपनी सभी गलतियों का एहसास है। और हाँ, एक बात और भी बतानी है कि उसे जूही की मुस्कान से प्यार है और जूही के हाइपोथायराइडिज्म से उसे कोई शिकायत नहीं है। और जैसे भी है उसकी अपनी है, वही उसकी है। दोस्तों, ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही बेहद खुश होता है, लेकिन पति पत्नी इस बात को समझे तब। क्या पति को जब कुछ हो जाता है, पत्नी के दिल में कितना करुणा आ जाता है, लेकिन वहीं जब पत्नी को कुछ हो जाता है तो पति उससे नफरत करने लगते हैं और उनसे नफरत के सिवा उनसे प्यार करने की कोशिश नहीं करते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना और एक लाइक कर देना। धन्यवाद।